हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगला टॉपिक देखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछला टॉपिक जो है जो वीडियो हम लोग देखे थे उसमें हम लोगों ने डीएनए का जो बेसिक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ये क्या होते हैं और उसके बाद में प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने देखा कि उसमें जैसे किसी भी कोई अगर जेनेटिक मटेरियल है जो डिस्कवरी हुई थी, वो जेनेटिक मटेरियल अगर प्रूव किया गया तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। और इस वीडियो में हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक बहुत ही जैसे अगर इसका अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी चीज इसमें एक और इम्पोर्टेंट इसी से रिलेट करता है जो डबल स्ट्रैंड डीएनए के बारे में जो बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करता है, उसको रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं चारगाफ रूल। तो चारगाफ रूल पे के बेस पे ही क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, तो देखिए जब डबल स्ट्रैंड डीएनए के हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी को जान लेते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है वाटसन और क्रिक ने की थी 1952 में। वाटसन और क्रिक ने 1952 में इसकी डिस्कवरी की थी। और देखिए डिस्कवरी की रेफरेंस में अगर देखा जाए तो इसकी डिस्कवरी जो हुई थी इसकी डिस्कवरी एक जैसे कहा जाता है कि इसकी जो इसका इन्वेंशन हुआ था, इसका इन्वेंशन फ्रैंकलिन और उसके बाद में विल्किंस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका बेसिक स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको बताया था। उसकी डिस्कवरी फ्रैंकलिन और जो है विल्किंस दोनों साइंटिस्ट जो है कर चुके थे, लेकिन फाइनली जो है इसके स्ट्रक्चर का जो उन्होंने बताया था उसमें उन्होंने एक गलती किया था। जैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो उन्होंने ये चीज़ बता दिया कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप अंदर साइड में ही रिलाइन करता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप अंदर साइड में ही डबल स्टैंडर्ड के अलाइन करता है। अगर जब फॉस्फेट ग्रुप अंदर साइड में अलाइन करेगा तो उसमें क्या होता है कि निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज रिपल करेंगे तो डबल स्ट्रैंड जो है नहीं बन पाएगा। यही इनके फ्रैंकलिन और विल्किंस के जो है ड्रॉबैक थे। तो फर्दर इसी रूल को जो है वाटसन और क्रिक ने जो है इसको जो है कॉपी किया और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने क्या बताया कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये अंदर साइड में न पाया जा करके फॉस्फेट ग्रुप जो है बाहर साइड में होता है, तो तब जाके इसके अंदर जो है स्टेबिलिटी मिलती है। तो वाटसन और क्रिक, इसके बाद में वाटसन क्रिक एंड विल्किंस, इनको 1968 इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 1968 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। और 1968 नहीं 1962 में, ठीक, 1962 में इनको मेडिसिन में जो है और स्ट्रक्चरल डिस्कवरी में जो है डीएनए की स्ट्रक्चर डिस्कवरी में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, तो इसमें इनको नोबेल प्राइज मिला था। देखिए इसमें ये बस खाली जानने की बातें हैं, इसको जानना जरूरी है। और जो लॉजिकल चीज़ है इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर जो डीएनए का होता है। देखिए डीएनए की स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीएनए जो है काफ़ी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे पढ़ा होगा डीएनए ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए, सी डीएनए, ठीक है, और एच डीएनए। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के डीएनए होते हैं। इन डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखिए हम लोगों को, ये जो सारे डीएनए होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल नाम रखा गया है, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो और ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करते हैं।
कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए सिचुएशन अगर फेवरेबल है, कोई ऑर्गेनिज्म है और उसकी कंडीशन जो है सारे जो फेवरेबल सर्वाइवल कंडीशन है वो फेवरेबल है, तो सर्वाइवल कंडीशन अगर फेवरेबल है तो उसके अंदर कुछ अलग टाइप्स का डीएनए होगा। ये ऐसा नहीं है कि डीएनए जो है अलग अलग बन जाएगा, ए अलग होता है बी अलग, ऐसा नहीं है। डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर जो है केवल मॉडिफाई होता है और वो अलग अलग फॉर्म को एडॉप्ट करता है। जैसे जो बी डीएनए होता है, देखिए ए डीएनए जो है इनके बारे में डिफरेंस हम इसका हम डिफरेंस जो है देख लेंगे अलग से। इसका डिफरेंस से ही क्वेश्चंस आते हैं, बाकी और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो भी क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं इसके डिफरेंस से। तो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, बी डीएनए पढ़ना है। बी डीएनए क्यों पढ़ना है, बी डीएनए जो है हमारे बॉडी में जो है जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो है बेसिकली पाया जाने वाला जो डीएनए होता है बी डीएनए होता है। बी डीएनए जो होता है फंक्शनली एक्टिव होता है। एक्टिव से कहने से क्या मतलब हुआ कि मतलब इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और एप्लीकेशन वगैरह की सब कैपेबिलिटी जो होती है इसके अंदर होती है। और ए और जेड डीएनए जो है कब बनते हैं, जब कोई सडन इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, कोई चेंजेस हुआ, या सब मान लीजिए सपोज टेम्परेचर बढ़ गया ज्यादा, तो ए डीएनए बी डीएनए ही कन्वर्ट हो जाता है ए डीएनए में। ठीक है, ए डीएनए काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो है उसमें रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह की कैपेबिलिटी वो जो मैकेनिज्म होता है वो नहीं होता है। तो बी डीएनए जो होता है वो मॉडिफाई होकर के ए डीएनए बना लेता है। और इसमें टाइप्स की अगर हम लोग बात करते हैं, हमें जो है केवल हमें बी डीएनए यहाँ पे पढ़ना है। तो बी डीएनए के बारे में हम लोग काफी अच्छे से जानेंगे। देखिए बी डीएनए, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। जैसे पहला है ह्यूमिडिटी जो है 90% होनी चाहिए बी डीएनए फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। जो ह्यूमिडिटी जो सेल में मोर देन 90% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए बी डीएनए फॉर्मेशन करने के लिए। दूसरा चीज जो बेस होते हैं कीटो टाउटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और तीसरी चीज बेस जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चौथी चीज अगर हम बात करते हैं तो जो देखिए इसका क्या मतलब है, जो बेसिस डीएनए में एग्जिस्ट करते हैं वो बेस जो है ये क्वाइंस की, जैसे क्वाइन अगर हम लोग जो है इकट्ठा करते हैं तो क्वाइन एक दूसरे के ऊपर जो है, जैसे पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, इसको ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना जो है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक, तो उसी प्रकार जो बेस होते हैं, बेस इसी तरह एक दूसरे से अलाइन होते हैं। और बेस के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फोर्स होता है, वो जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं स्टैकिंग फोर्स। प्रेजेंट बिटवीन बेस। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक फोर्स होता है। ठीक है, तो जो बेस के बीच में क्वेश्चन आया यहाँ से, हाइड्रोफोबिक जो स्टैकिंग फोर्स होता है वो बेस के बीच में क्वेश्चन पूछता है कि जो बेस डीएनए की स्ट्रक्चर में जो बेस होते हैं वो किस टाइप का फोर्स होता है। तो इसमें क्वेश्चन नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट, उसके बाद में वांडर वाल्स ऐसे दे देता है और स्टैकिंग फोर्स भी देता है। तो ये हाइड्रोफोबिक फोर्स होता है। ठीक, हाइड्रोफोबिक टाइप नॉन कोवैलेंट फोर्स होता है, हाइड्रोफोबिक जो है स्टैकिंग फोर्स होता है। ठीक, ये बेसिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। आप देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या है, देखिए इसका अगला पॉइंट जो है, इसमें जो डायमीटर होता है डबल स्ट्रैंड का, नंबर 5 डायमीटर जो होता है, ये डायमीटर कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। अभी हम स्ट्रक्चर बना के उसको बता रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे साइड में स्ट्रक्चर भी बना देते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, ये हो गया डीएनए, ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम।
देखिए यही इसी के डायमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। ये कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसके बीच ये क्या है मेजर ग्रुप्स है और ये क्या है माइनर ग्रुप है। और इसके बाद में इसके बीच में क्या होते हैं नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। ठीक, जो एक टर्न पूरा देखिए यहाँ से जो पूरा एक टर्न यहाँ तक हुआ है इसको कंप्लीट एक हेलिकल पिच बोलते हैं। इसकी जो जो डिस्टेंस होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है नाइट्रोजन जो बेस के बीच का डिस्टेंस होता है इसको 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, और इसके बाद में एक टर्न में एक हेलिकल टर्न में पूरा जो है 10.4 न्यूक्लियोटाइड जो है नाइट्रोजनस बेस जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक, नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड नहीं सर। ठीक, इतनी चीज यहाँ पे जानना जरूरी था। ये था डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर। देखिए क्वेश्चंस इसी जगह से आते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले चीज जान लीजिए कि जो इसका जो डायमीटर होता है हेलिकल डायमीटर जो है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और हेलिक्स जो राइज होता है पर टर्न मतलब हेलिक्स के बीच में जो हेलिक्स राइज पर टर्न होता है इसके बीच का जो डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम है ये यहाँ से यहाँ तक का। और इसके बीच में जो एक टर्न होता है उसके 10.4 जो है नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और ये दो बेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इतनी चीजें जो है जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और इसमें जो है इसमें जो और भी चीजें जो पूछता है जो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं वो चारगाफ रूल से लेकर के आता है। देखिए ये पूरा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसमें डीएनए के स्ट्रक्चर में इतनी सारी चीजें जो है जानना बहुत जरूरी था। और कभी इसके बोर्ड के एग्जाम में जो है पूछ लेता है कि डबल राइट द फीचर ऑफ बी डीएनए या फिर इस तरह से क्वेश्चन किसी तरीके किसी भी फॉर्मेट में जो है इसको पूछ लेता है। ठीक, तो ये तो रहा पूरा डीएनए बी डीएनए के बारे में। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर अब जब अगला जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं इसमें है चारगाफ रूल का। चारगाफ रूल का जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है डबल स्ट्रैंड डीएनए के। और चारगाफ का रूल जो है इस डबल स्ट्रैंड डीएनए पे ही लागू होता है, सिंगल स्टैंडर्ड पे नहीं होता है। कैसे नहीं होता है अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चारगाफ का जो रूल था, चारगाफ रूल जो है दो रूल थे। पहला इनका जो रूल था क्या, जो कोई अगर डीएनए है, कोई अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जी का जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में नंबर ऑफ गुआनिन जो होता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइटोसिन के और नंबर ऑफ। ठीक है, ये इसका जो है पहला पॉइंट रहा। देखिए दूसरा पॉइंट इनका क्या रहा, दूसरा पॉइंट में ये रहा कि जो कंटेंट है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ये वेरी करते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज टू स्पीसीज जो है इनका वेरिएशन होता रहता है। जैसे जी और सी का किसी में ज्यादा अमाउंट है, किसी में ई और टी का ज्यादा अमाउंट है, तो इनका जो नंबर है ये स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वेरी करते रहते हैं। तो ये इनके दो पॉइंट रहे। देखिए अब इसके जो दो पॉइंट हैं इसमें जो है कुछ, जब अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो इसको फॉलो करता है। जब अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो इनमें एक चीज याद रखिएगा कि एडेनिन प्लस थाइमिन और गुआनिन प्लस साइटोसिन का जो रेशियो होता है हमेशा n होना चाहिए। और पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो परसेंटेज रेशियो होता है, परसेंटेज रेशियो जो होता है वो जो परसेंटेज होता है वो गुआनिन या फिर गुआनिन साइटोसिन एंड एडेनिन प्लस थाइमिन का जो परसेंटेज रेशियो होगा वो कोई नेसेसरी नहीं है कि सेम होना चाहिए, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसमें परसेंटेज जो होता है, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो तब की बात कर रहा हूं मैं।
जब परसेंटेज रेशियो की बात करते हैं तो गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन, थाइमिन का जो परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज अमाउंट होगा वो वेरी कर सकता है, ठीक। और तीसरी चीज क्या होती है, जो है सम ऑफ प्यूरिन G प्लस C इज इक्वल टू सम ऑफ पायरिमिडिन, मतलब E प्लस T। ये 3 पॉइंट जो है हमें याद रखना है। जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो 80/GC रेशियो जो है सेम होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। परसेंटेज जो है इसका वेरी कर सकता है। अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन देखना बड़ा जरूरी होता है। ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो हमें बस दिमाग में इतना ही रखना है चारगाफ रूल के लिए, लेकिन हाँ इसके क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए जैसे कोई एक डीएनए सैंपल है, डीएनए सैंपल में जैसे मान लीजिए एडेनिन जो है कितना दिया है, एडेनिन जो है 120 है, ठीक। और इसके बाद में गुआनिन जो है वो कितना है, साइटोसिन कितना है, वो भी 120 है, ठीक। तो अब इसमें पूछ रहा है पॉसिबल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो कितने होने चाहिए। अब देखिए इसमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि मैंने बताया कि जो एडेनिन होता है, एडेनिन हमेशा जो है जो बी डीएनए होता है, बी डीएनए की स्ट्रक्चर मैंने एक चीज बताना भूल गया कि एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड से, गुआनिन जो होता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से बाइंडिंग करता है, ठीक। तो ए जो होता है टी से डबल बॉन्ड से, जी जो होता है सी से बाइंडिंग करता है। तो इतनी चीजें जानना, इतनी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एडेनिन जो है अगर 120 है तो ऑब्वियस सी बात है कि थाइमिन भी जो है 120 होगा, और गुआनिन भी क्या होना चाहिए, अगर गुआनिन साइटोसिन से बाइंड कर, साइटोसिन दिया है तो गुआनिन भी 120 होगा नंबर इसका। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए इसका ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन 60 दे दिया है, दूसरा ऑप्शन जो है 120 दे दिया है, तीसरा ऑप्शन जो है 240 दे दिया है, चौथा ऑप्शन जो है इसका 480 दे दिया है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें हम कर देंगे कितना, A प्लस T प्लस G प्लस C कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तब भी हमारा आ जाएगा 480 आ रहा है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह क्वेश्चंस इसके आते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई डबल स्टैंडर्ड, अब दूसरा क्वेश्चन जैसे अगर देखा जाए, देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई डीएनए स्ट्रैंड है, उस डीएनए स्ट्रैंड का जो है, जैसे डीएनए कोई डीएनए सैंपल है, दूसरा क्वेश्चन कोई डीएनए अगर सैंपल है उसमें मान लीजिए जैसे एडेनिन अगर दिया है, जैसे गुआनिन अगर दिया है 10%, तो पूछ रहा है कि पॉसिबल जो न्यूक्लियोटाइड है, जो उसमें न्यूक्लियोटाइड जैसे एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, इनका पूरा परसेंटेज पूछ रहा है कि मतलब ये कितने परसेंट के होंगे, इनका परसेंटेज क्या होगा। अब हमें गुआनिन दे दिया है 10% दे दिया है, तो हमें पता है कि गुआनिन हमेशा साइटोसिन से बाइंड करता है, तो साइटोसिन भी कितना होगा 10% होगा, ठीक। तो पूरा टोटल कितना हो गया 20% हो गया, मतलब बचा कितना 80% बचा। तो हमें पता है कि अब एडेनिन और थाइमिन का निकालना है, तो एडेनिन इज इक्वल टू दिया है, एडेनिन और थाइमिन अगर दिया है, एडेनिन प्लस थाइमिन अगर निकाले तो इस तरह से 80% हो गया। अगर हमें बारी बारी से निकालना है, एडेनिन 40%, थाइमिन जो है 40%, हम ऐसे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट फार्मूले से भी, ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर हम चारगाव के रूल के फार्मूले के अकॉर्डिंग चले तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए हमें पता है जो चारगाव का फार्मूला है A प्लस टी, ये ब्रैकेट में प्लस G प्लस C, कितने ब्रैकेट में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें पता है A प्लस टी और G प्लस C का जो है रेशियो कितना हो गया 20% हो गया। अब यहाँ पे G प्लस C का रेशियो कितना 20% है, तो A प्लस टी इज इक्वल प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हम 100 में निकालते हैं। A प्लस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 को हो जाएगा, ये 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर इसको निकालेंगे 40% और टी निकालेंगे 40%,
ठीक है, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चंस इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं नीट में, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बहुत कॉमन है इस तरह से चार ग्राफ रूल पे जो है क्वेश्चन देना इसका। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई डीएनए सैंपल है, तीसरा क्वेश्चन अगर इसके बेसिस पे देखें, कोई डीएनए अगर सैंपल है, डीएनए सैंपल है, उस डीएनए सैंपल में एडेनिन जो है 40% है और थाइमिन जो है 60% है। तो अब इसमें हमें पूछेगा कि रेफरेंस जो न्यूक्लियोटाइड है वो उनका परसेंटेज क्या होगा। तो क्या ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड? हाँ बिल्कुल पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने बताया था कि चारगाफ रूल जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे हमेशा अप्लाई होता है। इसको अगर कोई देखेगा तो तुरंत जो है अपना रूल, अपना दिमाग लगाने लगेगा कि हाँ 40% या 60% तो इतना इतना हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि A प्लस टी अगर है तो A प्लस टी का जो रेशियो होगा वो सेम होता है G। चारगाफ का रूल यही बताता है। ठीक, मतलब अगर रेशियो की बात करें तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, G प्लस C इक्वल टू 1 होगा। यही चारगाफ का रूल है। लेकिन अब अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो एडेनिन 40% दिया है, थाइमिन 60% है। अगर सुनिएगा, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता तो ये तो फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि एडेनिन अगर 40 है तो थाइमिन भी कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये डीएनए जो स्ट्रैंड है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे चारगाफ रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए इस सैंपल में हम यही बताएंगे कि ये सैंपल जो है, इस सैंपल में जो डीएनए है सिंगल स्टैंडर्ड है, इसलिए इस सैंपल पे इस डीएनए को जो है जो परसेंटेज रेशियो दिया है, परसेंटेज रेशियो जो है अलग अलग दिया है। मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर एडेनिन इतना है तो थाइमिन भी इतना होना चाहिए। ठीक, इस तरह से देखिए क्वेश्चंस को जो है कितने तरीके से पूछा जा सकता है, ये जो है आपको डिसाइड करना होगा कि क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। और क्वेश्चंस पूछने का तरीका उसकी इसी तरह से होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, बहुत लाइट क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन जो है नहीं रखते हैं आप सब। ठीक है, अगर देखिए आप चौथा अगर क्वेश्चन इसके बेस पे देखें, मान लीजिए जैसे थाइमिन का जो रेशियो है वो 40% दिया है। ठीक, और तो इसमें एडेनिन का कितना होगा, 40 होगा। और फिर ऑब्वियस सी बात है कि देख के बता सकते हैं बचा कितना, 60% बचा, तो मतलब गुआनिन कितना 30% और साइटोसिन कितना 30%। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो अब तो आई होप कि अब तो समझ में आ गया होगा, और आप जितने भी चारगाफ बेस प्रिंसिपल हैं, जो रूल है, उनको अच्छे से जो है क्वेश्चन करिएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस है तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ठीक है, और इसमें एक चीज ये है कि जो भी इसका स्ट्रक्चर के बेस पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर आज हम लोगों ने देखा, वो डीएनए के स्ट्रक्चर पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस जो मुझे मिलेंगे मैं उसको जो है सॉल्व करा दूंगा। बाकी जो है उसमें क्वेश्चंस वैसे जनरली क्वेश्चन जो है डिफरेंस पे आते हैं, ए बी और जे डीएनए में जो है डिफरेंसेस क्या होते हैं। और हाँ, इसमें कुछ चीजें हमने बताया नहीं, जैसे बी डीएनए जो होता है राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है और राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतनी सारी चीजें तो बहुत जगह जो है, सब जगह जो है जैसे ये तो मिल ही जाती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जैसे ह्यूमिडिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बेसिस होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, और जो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मैंने उसी को ज्यादा फोकस किया। और स्टैकिंग फोर्स जो होता है डीएनए के बेसिस जो प्रेजेंट होते हैं, स्टैकिंग फोर्स होता है। और जो बेस होते हैं वो इनर साइड में अलाइन करते हैं, और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है बाहर साइड में रहता है। ठीक है, और एडेनिन जो है डबल बॉन्ड से थाइमिन से बना होता है और बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। और गुआनिन जो होता है साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी थी जानना बी डीएनए के बारे में। तो इतना आई होप कि जो है समझ में आया होगा। और मेरे वीडियो पे जो है सब्सक्रिप्शन सही नहीं मिल रहा है, तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। क्योंकि उसमें कुछ मैंने पहले भी बताया कि उसमें ना ही आपका डेटा जा रहा है, ना ही एनर्जी जा रही है, ना ही उसमें कोई आपको जो है
किसी प्रकार का साइड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो सब्सक्रिप्शन करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि मेरी कोशिश पूरी है कि मैं अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट दे सकूं। और मैं इतना तो एश्योर नहीं करा सकता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं जो है इससे करने के बाद जो है हर एक एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन इतना तो एश्योर नहीं करा सकता हूं। लेकिन हाँ, इतना श्योर जरूर हूं कि अगर आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, बड़ी बढ़िया से जो है इसका नोट्स बना रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चंस देखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें आप 90% क्वेश्चंस जो है आराम से कर सकते हैं। इतना मैं श्योर हूँ, और इतना मुझे 100 या 200% मैं इतना अपने पे जो है श्योर हूँ कि इतना अगर आप इस तरह से देख रहे हो, आप इस तरह इसको पढ़ रहे हो, तो और इसको पढ़ने के बाद जो है आप क्वेश्चंस अगर कर रहे हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। 90% क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इतना ये श्योर होकर के बोल रहा हूँ तो जरूर कुछ ना कुछ तो है जो है बता रहा हूँ। तो इसको देखिए और पढ़िए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है। और बाकी आगे के वीडियो जो है आते रहेंगे, और जो भी कोई इसमें क्वेरीज होती हैं उसको कमेंट में जरूर दें।